हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और इसी कड़ी में अब हम लोग दोबारा इस क्लास को शुरू कर रहे हैं, जो कि इंडियन ज्योग्राफी घटना चक्र 2023 का लेटेस्ट एडिशन है। आप लोगों की दिवाली की भी छुट्टियां बीत गई और साथ ही साथ भाई दूज की छुट्टियां भी बीत चुकी हैं। तो अब आप लोगों को कमर कस लेनी चाहिए अपनी तैयारी को फॉरवर्ड लेवल पर लेकर चलने की और एडवांस लेवल पर लेकर चलने की। तो इसी के लिए इसमें जो 21 लेक्चर हो चुके थे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्षा को पढ़ा था, जिसमें ग्रीष्मकालीन वर्षा, पर्वतीय वर्षा, शीतकालीन वर्षा, ये सभी चीजों को स्टडी किया था। और आज हम लोग कवर करेंगे नेचुरल डिजास्टर मीन्स प्राकृतिक आपदाएं। तो प्राकृतिक आपदाओं को आज हम कवर करेंगे, इससे संबंधित जो भी एमसीक्यूज हैं उसे भी कवर करेंगे और फिर अगले टॉपिक को भी हम लोग देखेंगे। तो जो छात्र पहली बार चैनल से हमारे जुड़ रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और साथ ही साथ आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, इसकी 21 लेक्चर्स हो चुके हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी चल रहे हैं, बायोलॉजी को भी शुरू किया गया है। और आज सुबह ही विजन आईएएस की मंथली मैगजीन, जो कि हमारी लास्ट 4 मंथ से लगातार आ रही है, मई, जून, जुलाई, अगस्त और अब सितंबर की भी क्लासेस आज हम लोगों ने शुरू कर दी है, जिसमें ऑलरेडी 3 से 4 क्लासेस हो चुकी थी। तो आज सुबह भी वो क्लास आ गई है, आप लोग देख लीजिएगा। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना। और अगर आप लोग घटना चक्र 2023 की लेटेस्ट पीडीएफ चाहते हैं, लेटेस्ट एडिशन की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जहां पर आप क्वेरी करके अपनी पीडीएफ को ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को और देखते हैं प्राकृतिक आपदाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों को ही हम प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, भूकंप हो गया, सागर कंप हो गया, यानी कि सागर में जो हलचल होती है, जैसे जीव जंतु वहां के महसूस कर लेते हैं, मछलियां वगैरह होती हैं, व्हेल होती हैं, ये महसूस करती हैं कि भूकंप आया है, वो कि सागर में आया है, जिसको हम कहते हैं सागर कंप करना। अब भू मतलब क्या होता है? भूमि। जब हम भूमि पर रहने वाले जीव, हम मनुष्य महसूस करते हैं कि कुछ कंपन हुआ है, तो हम उसे कहते हैं भूकंप। सूखा, बाढ़, चक्रवात, मृदा अपरदन, मृदा का कटना भी एक तरीके से प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि मृदा अपरदन कई प्रकार के होते हैं जो हम लोग आगे पढ़ चुके हैं, जिसके द्वारा कभी कभी तो रेगिस्तान का मैदान बन जाता है, कभी तटीय क्षेत्रों में पेड़ पौधों की कमी हो जाती है। तो ये भी एक अपरदन वगैरह जो है, ये भी प्राकृतिक आपदाओं में ही आते हैं। फिर डिफ्लेशन, जो कि अपवाहन सिस्टम हो गया, पंख प्रवाह, हिम अवदाब, जिसको हम स्नो एवलचन कहते हैं, ये सभी प्राकृतिक आपदाओं के ही मुख्य उदाहरण हैं। ऐसा नहीं कि केवल यही प्राकृतिक आपदाएं हैं, मुख्य उदाहरण है। और भी नेचुरल डिजास्टर होती हैं, जिनमें हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से सीखेंगे। इनमें से अधिकांश आपदाएं प्राकृतिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न होती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल पावर, नेचुरल पावर। जैसे पृथ्वी का कंपन करना, अब कोई व्यक्ति तो उसे हिला नहीं सकता। अचानक से समुद्र में समुद्री लहरों का बहुत तेज आ जाना, जिन्हें हम सुनामी के रूप में कहते हैं। जैसे बंबई के तट पर सुनामी आई थी, अक्सर जापान में, फिलीपींस में, इंडोनेशिया में सुनामी आती रहती है, वहाँ के लोग परेशान होते हैं। फिर आप देखोगे तुर्की में, ईरान में और ग्रीस वगैरह में, यहाँ पर जो भूकंप की घटना हुई सीरिया वगैरह में, भारत में हो जाती है। अभी मुश्किल से 1 हफ्ते पहले ही भूकंप आया था दिल्ली और नेपाल की जोन में। तो ये सभी चीजें हैं, परंतु मानव के अवांछनीय क्रियाकलाप, कैसे क्रियाकलाप? अवांछनीय, जो कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, इनसे भी आपदाओं का दुष्प्रभाव बढ़ जाता है। हालांकि प्राकृतिक आपदाएं यही होती हैं, लेकिन इनका प्रभाव तेजी से बढ़ जाता है और ये जल्दी जल्दी आने लगती हैं। प्राकृतिक आपदाएं जल्दी जल्दी होती है, क्योंकि मनुष्यों के द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिसकी वजह से प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है, संधारणीयता की संभावना समाप्त हो रही है, सस्टेनेबिलिटी की संभावना समाप्त होती है। तो प्रकृति क्या करती है? इसके बदले में अपने आप को दोबारा रीस्टैब्लिश करने के लिए जो कंपन करती है या जो भी गतिविधि करती है, तो वो आपदा में बदल जाती है और वो परेशान करती है हमें। अगर हम बात करें हिमालय की, तो हिमालय को अगर आप देखेंगे तो हिमालय पर्वत नवीन वलित पर्वत है। नवीन का मतलब क्या है? ये सबसे न्यूली जो है कि डेवलप होता हुआ, न्यू फाउंडेड माउंटेन कहते हैं इसको। जैसे अरावली को देखिए, सतपुड़ा को देखिए, विंध्याचल को देखिए, या फिर आप अपलेशियन पर्वत को देख सकते हैं अमेरिका का, या और भी पुराने पुराने आप पर्वतों को देखेंगे तो ये बहुत पहले के बने हुए हैं। लेकिन आप हिमालय को देखिए, रॉकी को देखिए, एंडीज पर्वत श्रृंखलाओं को देखिए, आल्प्स पर्वत श्रृंखलाओं को देखिए, तो ये सभी बहुत नवीन पर्वत हैं, तो जिसका निर्माण अभी पूरा हुआ भी नहीं है। इट मीन्स कि अभी भी इनकी हाइट और बढ़ती जाएगी, अभी इनकी ऊंचाई और बढ़ेगी। इसका कारण यह है कि हिमालय क्षेत्र में
अभी भू संतुलन की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, यानी भूमि अभी संतुलित अवस्था में नहीं है। जैसे जैसे पर्वत बढ़ते जाएंगे और अगर मृदा अपरदन होगा, क्षरण होगा, तो भूस्खलन जैसी घटनाएं भी देखने को मिलती है। भारतीय प्लेट निरंतर उत्तर की ओर गतिशील है। आपने पढ़ा भी होगा और मैंने पढ़ाया भी है आपको कि जो भारतीय प्लेट है वो एक जमाने में गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करती थी, जो कि दक्षिणी भाग में देखने को मिलती थी 0 डिग्री के नीचे, जिसमें अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ये सभी प्लेटें नीचे थी। लेकिन भारत की प्लेट लगातार गतिशील होते 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 0 डिग्री के ऊपर आ गई है और चाइना यूरोप की प्लेट से टकरा रही है। तो इट मीन्स कि ये गतिशील है, लगातार ये वृद्धि कर रही है और इस क्षेत्र में प्रायः भूकंप आते रहते हैं। जब टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट कर रही है आगे की ओर, तो कहीं ना कहीं भूकंप की स्थिति बनती रहेगी। उत्तरी मैदान में सामान्यतः कम शक्ति के भूकंप आते हैं। दक्षिणी पठार अपेक्षाकृत अधिक स्थिर भूभाग होते हैं। अब यहां समझना है कि उत्तरी मैदान में कम शक्ति का भूकंप आने का क्या कारण है, क्योंकि जो उत्तरी मैदान है वो नदियों के द्वारा बनाया गया है, अर्थात नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। यहाँ पर हिमालय वगैरह की उपस्थिति कम है, जबकि और ऊपर जाएंगे आप उत्तर के पर्वतीय मैदानों में, तो वहां पे हिमालय की उपस्थिति, जहां भूकंप की उपस्थिति महसूस की जाती है। आप जितना देखोगे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नेपाल में भूकंप आता है पहाड़ी क्षेत्र में, उतना यूपी, बिहार में भूकंप की अवस्थिति कम महसूस होती है। क्लियर हो गई। दिल्ली में जबकि आता है, क्योंकि दिल्ली अरावली पर्वत श्रृंखलाओं पे बसा हुआ है, तो वहां भी दिल्ली में क्या होता है, अक्सर भूकंप आता है, लेकिन वो डिजास्टेबल नहीं होता, मतलब कि आपदा के रूप में नहीं होता है, बस वो मूवमेंट होता है और वो महसूस कराता है कि दिल्ली में भूकंप आया है। फिर भी यहाँ न्यूनतम भूकंपों ने प्रायद्वीपीय भारत की स्थिरता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। जैसा कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD तथा अन्य एजेंसियों द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो यानी इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो, ठीक है, ये इसने क्या किया है कि भारत का, ध्यान देने वाली बात है कि इसने भारत का भूकंप प्रतिरोध डिजाइन कोड तैयार किया है, जिसको हम इस तरीके से जानते हैं, जो कि भारत के भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र सिस्मिक जोनिक मैप का नवीनतम संस्करण है। और इस दृष्टि से भूकंप की प्रवणता वाले क्षेत्रों को 4 जोन में बांटा गया है। कितने जोन में बांटा गया दोस्तों? तो उसे हम लोग लिखते हैं जोन सेकंड, जोन थर्ड, जोन फोर्थ और जोन 5। अब आप कहोगे सर जोन फर्स्ट क्यों नहीं लिखा गया? तो जोन फर्स्ट में वो क्षेत्र आते हैं जहां पे भूकंप की कोई संभावना है ही नहीं। तो यहां हम क्या पढ़ रहे हैं कि भूकंप की प्रवणता वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो उसकी बात की जाएगी। अब जैसे आप यहाँ पे कुछ स्क्वायर पैटर्न में आप देख रहे हैं, और ये पूरी की पूरी श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला है जो कि स्क्वायर पैटर्न में है, और यहाँ स्क्वायर पैटर्न को किस में रखा गया है? जोन 5 में, जो कि अति प्रचंड तीव्रता का क्षेत्र है। अति प्रचंड मतलब यहाँ पे अक्सर भूकंप आते हैं, और आते हैं तो बहुत विशालकाय या यूं कहें कि बहुत ही नुकसानदायक भूकंप आते हैं। वहीं अगर आप कुछ ऐसी लाइनों को देखेंगे, कुछ इस तरीके की लाइनों को, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है इस तरीके से फ्लैट नुमा, तो ये वाला जो मैदानी क्षेत्र होता है दोस्तों, यहाँ पे भी गहन तीव्रता क्षेत्र 4 है। फिर आप इस तरीके के स्पॉटेड पॉइंट देख रहे होंगे, इस तरीके के स्पॉट, तो ये वाले जो क्षेत्र हैं वो मध्यम तीव्रता जोन 3 है, और अल्प तीव्रता के जो क्षेत्र हैं वो इस तरीके, जैसे रेगिस्तान वगैरह क्षेत्र हो गया, दंडकारण्य का पठार हो गया, दंडकारण्य का, फिर यहाँ पे ये जो दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, तो इसमें आपको देखने को मिलता है। वहीं अंडमान निकोबार भी आप देखोगे, हिमालय का ही अराकान योमा की श्रृंखला का विस्तार है, तो ये भी किस में आ गया? स्क्वायर वाले पैटर्न में, नहीं 5 में। जबकि लक्षद्वीप की बात करेंगे तो ये सेकेंड मतलब 4th में आता है, गहन तीव्रता क्षेत्र में। तो आपने देखा, अगर यहाँ पे आप देखोगे, थोड़ा सा क्लियर करिए, यहाँ पे सेकंड का मतलब क्या है? जोन सेकंड अल्प तीव्रता क्षेत्र, मतलब जहाँ पे लो डैमेज होता है। थर्ड में क्या होता है? डैमेज टू बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग वगैरह डैमेज हो जाती है। 4 में क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है। और 5 में वेरी हाई डैमेज, मतलब बड़े स्तर पे, बड़े पैमाने पर डैमेज देखने को मिलता है। तो आपने ये चीज समझ ली होगी कि जोन फर्स्ट का मतलब क्या है? जो मैदानी क्षेत्र होते हैं जहां पे बिल्कुल भी भूकंप नहीं आते हैं, इसीलिए इसको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 इन 4 स्तरों पे विभाजित किया गया, लेकिन उसकी शुरुआत सेकंड से शुरू होती है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जोन 5 की, कि क्या क्या चीजें आती हैं। तो इस क्षेत्र को IS कोड के तहत क्षेत्र कारक 0.36 दिया गया है। तो कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होंगी जिसे आपको केवल एक बार बस सुन लेना है, समझ लेना है, बाकी उसमें जो है कि ज्यादा
आपको फोकस नहीं करना है। अर्थात इस क्षेत्र में किसी संरचना पर भूकंप के फलस्वरूप गुरुत्वीय त्वरण 36% तक क्षैतिज त्वरण अनुभूत हो सकता है। तो इसको भी छोड़ो, बस इतना जानिए कि जो जोन 5 है ये अत्यधिक उच्च या कह सकते हैं कि अति उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र है, जिसमें कौन कौन से हिस्से आते हैं ये देखना आपको जरूरी है, क्योंकि ये क्षेत्र पूछे जाते हैं कि लद्दाख कौन से जोन में आता है, उत्तर प्रदेश कौन से जोन में आता है, दिल्ली कौन से जोन में आता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार राज्य का कुछ भाग जैसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण जो ऊपर की हिमालयी बेल्ट में थोड़ा सा संबंधित है। फिर कच्छ का रन जो गुजरात में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट जिसमें अरुणाचल, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, असम, ये सभी क्षेत्र इसमें आते हैं। और यहाँ पर पूरे देश का जितना भी भूकंप आता है लगभग 11% भूकंप यहीं पर आता है। तो ये सबसे डेंजर जोन है। फिर इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि जोन 4 में कौन कौन आते हैं, तो आप देखोगे राजधानी दिल्ली जो कि पहले जोन 3 में आती थी, यानी कम भूकंप के क्षेत्र में आती थी, अब ये गहन भूकंप के क्षेत्र में आ गई है। और इसीलिए दिल्ली में हर महीने में 2 से 3 भूकंप के झटके महसूस होते हैं लोगों को। जो स्टूडेंट वगैरह होते हैं वो बिल्डिंगों के नीचे आ जाते हैं, तुरंत लाइब्रेरी से बाहर निकल आते हैं। तो ये 2 से 3 बार लगता है वहां पे हर महीने में। तो देश की राजधानी दिल्ली सहित भारतीय गंगा मैदान क्षेत्र, शेष हिमालय का क्षेत्र जितना भी बचता है जोन 5 से बचकर, फिर गुजरात का भाग, कुछ महाराष्ट्र का जैसे कोयना क्षेत्र, सिक्किम भी इसमें शामिल है क्योंकि हिमालय के कुछ बचे हुए भाग में है। और यहाँ पे पूरे भारत का लगभग 17.3% भूकंप आता है। तो ये ज़्यादा डेंजर हो जाता है, गहन क्षेत्र वाला ये कहलाता है। साथ ही साथ आप जोन 3 को अगर देखेंगे तो यहाँ पे लक्षद्वीप आएगा, पश्चिमी घाट आएगा, प्रायद्वीपीय भारत का भ्रंशित क्षेत्र आएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित गंगा मैदानों का दक्षिण भाग इसी क्षेत्र में आता है। तो यूपी आपका किस में आ गया दोस्तों? यूपी आपका 3rd जोन में आ गया। और यहाँ पर भारत के 30.4% भूभाग को समाहित किया जाता है। ठीक है, ये भारत के 30.4% भूभाग को समाहित करता है। वहीं जोन 2 की बात करेंगे तो अब आप देखोगे कि पहले जोन 1 और 2 अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन अब इसको समाहित करके एक ही कर दिया गया जोन 2, और जिसमें पूरे भारत का 41% भाग समाहित होता है। जैसे प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग आता है, कर्नाटक पठार प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ही है और यह सबसे कम भूकंप प्रभावित मेखला में सम्मिलित है। तो आप देखोगे कर्नाटक का पठार या प्रायद्वीपीय भारत जिसमें तमिलनाडु देख लो, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, ये सभी क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं, छत्तीसगढ़ वगैरह, जहाँ पे भूकंप बहुत ही सामान्यतः या बहुत कम आते हैं। अब इसी में प्राकृतिक आपदाओं में एक और शब्द आता है सुनामी। तो सुनामी को आप समझिए ये एक जापानी शब्द है जिसको टी साइलेंट करके सुनामी लिखा जाता है। तो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग जापान में होता है और इसका मीनिंग ही होता है जो कि सुनामी एक तरीके से आती है, जो कि भारत की हाई पावर्ड की जो रिपोर्ट है 2011 की हाई पावर्ड कमेटी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, इसने कहा 2001 की रिपोर्ट में कि सुनामी समुद्र में भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी उद्गार जैसी घटनाओं से पैदा होती है। अब मान लीजिए कि सागर के नीचे जो पृथ्वी का हिस्सा है, जब उसके नीचे भूकंप आता है तो पानी जो उसके ऊपर है वो बहुत तेजी से हिलता है, और बहुत तेजी से हिलने के बाद वो क्या होता है, तट की ओर भागता है। और इसीलिए तट के किनारे जो लोग बसते हैं, जो लोग रहते हैं, बीच वगैरह होते हैं या कोई टूरिस्ट होते हैं, वो उस सुनामी में बह के चले जाते हैं और फिर वो नहीं बचते हैं। या फिर अगर मान लीजिए कि समुद्र के अंदर जो कटक होते हैं, कुछ इस तरीके के पर्वत टाइप के होते हैं, अगर ये भी धीरे धीरे अपना भूस्खलन कर रहे हैं, ऊपरी क्षरण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पानी हिलेगा, समुद्र में हलचल होगी, तो वो समुद्र की लहरें क्या होंगी, तट की तरफ आएंगी। या फिर आप देखोगे कि जो ज्वालामुखी, एक तो ज्वालामुखी स्थल खंड पे होता है और एक ज्वालामुखी समुद्र के अंदर होता है जिसको हम कहते हैं शांत दरार प्रकार का ज्वालामुखी, जो मैं अब एक अलग से नोट्स की तैयारी कर चुका हूं। उस नोट्स के माध्यम से मैं आपको स्टडी कराऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर कराऊंगा जो आपको किसी ने भी नहीं कराएंगे। तो वो चीजें हम लोग जरूर करेंगे, कुछ ही समय में उसे मैं शुरू करने वाला हूं, तो चैनल पर बने रहिएगा। तो ज्वालामुखी उद्गार जो दोस्तों होता है उसकी वजह से भी, क्या चीज मैंने कहा, उसकी वजह से भी हलचल होती है और सुनामी की जो लहर होती है समुद्र की, वो तट के समीप आने लगती है और इससे भी घटनाएं पैदा होती है सुनामी की। अधिकांश सुनामी समुद्र अधः स्थल पर आए भूकंपों से पैदा होती है, मतलब समुद्र के स्थल पे यानी नीतल पर जो भूकंप की घटनाएं होती है उससे समुद्री सुनामी ज्यादातर आती है।
सुनामी को बंदरगाह लहरें या भूकंपीय समुद्री लहरें भी कहा जाता है, लहर कही जाती है जिसको। और भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर का परिचालन जुलाई 2005 में हैदराबाद में किया गया है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आए सुनामी द्वारा भारत का कोरोमंडल तट सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। और ये ध्यान देना कि जो 2004 में आया था कोरोमंडल तट, मालाबार तट नहीं, कोरोमंडल तट, और इसका विस्तार प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी घाट पर उत्तर में फॉल्स डीवी पॉइंट से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। इट मीन्स कि क्या हुआ, आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, ये वाला जो तट है पूर्वी घाट का, वो पूरा का पूरा 2004 की सुनामी में प्रभावित हो गया। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, जिसका कि मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसकी स्थापना 1875 में हुई थी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक एजेंसी के रूप में ये काम कर रही थी। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान तथा मौसम विज्ञान विभाग का उपनिदेशक स्तर का कार्यालय पुणे में स्थित है। उल्लेखनीय है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय सबसे पहले कोलकाता में बना था। ये प्रश्न पूछा गया है कि सबसे पहले कोलकाता में बना, फिर 1905 में इसको शिमला में शिफ्ट किया गया, फिर 1928 में इसे पुणे में शिफ्ट कर दिया गया, और फाइनली आज जहां पर है 1944 से ही वहां पे बना हुआ है दिल्ली में। तो इसकी यात्रा कैसी रही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की, कि सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर कोलकाता, सेकंड नंबर पे शिमला, थर्ड नंबर पे पुणे और फोर्थ नंबर पे दिल्ली। ये प्रश्न आया हुआ है, इसलिए मैं आपको दिखाऊंगा इस प्रश्न को, तो आपको याद रखना है। साथ ही साथ किसी नदी या तटीय भाग में उच्च जलस्तर की स्थिति को हम बाढ़ भी कहते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे समुद्र की बात नहीं हो रही है, नदी की बात हो रही है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी इसी साल दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ जाने से दिल्ली में त्राहिमाम हो गई, स्थिति बहुत विकराल हो गई, बाढ़ की स्थिति हो गई। बिहार में अक्सर कोसी नदी बिहार जो है कि बाढ़ की स्थिति को पैदा करती है। हमारे उत्तर प्रदेश में बनारस, कानपुर, ऐसे शहरों में गंगा नदी का प्रभाव देखने को मिलता है, जहाँ पे बाढ़ का स्तर बढ़ जाता है। तो जब नदी या तटीय भाग में उस स्थिति को, मतलब जल स्तर बढ़ जाने से बाढ़ कहते हैं, जिससे भूमि का कुछ भाग जलमग्न हो जाता है। मानसून की अनिश्चितता तथा अनियमितता का दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम होता है बाढ़ों का आना। केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ों की गणना करने के लिए बाढ़ पूर्वानुमान संगठन, फ्लड फोरकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की है, और इस संगठन ने देश के 22 बाढ़ प्रभावित राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 328 स्टेशनों को चिन्हित किया है, जिनमें सर्वाधिक 44 स्टेशन आपके उत्तर प्रदेश में है, जो कि उत्तर प्रदेश बाढ़ प्रवण क्षेत्रों का उच्च बाढ़ प्रवण, मध्यम बाढ़ प्रवण और निम्न बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। मतलब उत्तर प्रदेश के जो बाढ़ क्षेत्र होते हैं बाढ़ वाले, उसको हाई, मीडियम, लो, इन तीनों ही कैटेगरी में बांट दिया गया आपके 75 जिलों को। आप देख सकते हो 44, अभी ये रेलवे स्टेशन की बात नहीं हो रही दोस्तों, ये 44 जिलों की बात कर लीजिए या 44 क्षेत्रों की बात कर लीजिए जो यूपी में सबसे अधिक देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे कि उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र कौन कौन से होंगे यूपी के, तो आप इसे देखेंगे कि इसमें उच्च बाढ़ प्रवण जो क्षेत्र होता है बाढ़ का, उसमें यूपी के कुल बाढ़ का हिस्सा जितना भी होता है उसमें 48% तो केवल वहीं आता है। और साथ ही साथ उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को आच्छादित करता है। इट मीन्स कि वहां पर राप्ती नदी गोरखपुर की, साथ ही साथ गंगा नदी जो कि आपके बनारस, गाजीपुर, इस तरीके के क्षेत्रों को प्रभावित करती है। वहीं 22 बाढ़ प्रभावित राज्यों में 43 स्टेशनों के साथ बिहार दूसरे स्थान पर, यानी कि सेकंड नंबर होता है बिहार, जहां पे बाढ़ सबसे अधिक आती है। तो आपने 3 डिजास्टर देख ली, सुनामी देख ली, भूकंप देख लिया, साथ ही साथ आपने क्या देखा, बाढ़ देखी। अब अगला है चक्रवात। जो चक्रवाती तूफान या चक्रवात वायुमंडल में हवाओं के चक्राकार वायुपिंड होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा घड़ी की सुइयों के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में होती है। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है 0 डिग्री के ऊपर, अगर 0 डिग्री के ऊपर क्षेत्रों में आप देखोगे चक्रवात, जैसे भारत के समीप देखोगे, चाइना के समीप देखोगे, रसिया के समीप देखोगे, यूरोप में देखोगे, नॉर्थ अमेरिका में देखोगे, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज इनकी डायरेक्शन होती है। जैसे घड़ी की सुई में कैसे बजता है दोस्तों, 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, तो डायरेक्शन कुछ ऐसे जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन। इट मीन्स कि क्या कहा जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन मतलब इस तरीके से, जो घड़ी की दिशाओं के विपरीत होती है, एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। वहीं दक्षिणी गोलार्ध जैसे कि साउथ अमेरिका, अफ्रीकी के देश का कुछ हिस्सा, ऑस्ट्रेलिया को देख सकते हो, नीचे के क्षेत्रों को देख सकते हो, अंटार्कटिक महासागर को देख सकते हो। तो इन सभी क्षेत्रों में 0 डिग्री के नीचे जहां मकर रेखा का प्रभाव होता है, वहां पर आपको क्लॉकवाइज
देखने को मिलेगी इनकी हवाओं की दिशा, यानी जैसे घड़ी में 1 2 3 4 5 ऐसे बजता है, तो उसी तरीके से हवाओं की दिशा भी चलती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि भारत में चक्रवात जो होते हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों को ही प्रभावित करते हैं। बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण बने निम्न दाब यानी कि लो प्रेशर से अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं। तो देखिए सबसे अधिक चक्रवात कहाँ आते हैं भारत में? बंगाल की खाड़ी में आते हैं। ऐसा नहीं कि अरब सागर में नहीं आते, आते हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी में ज्यादा आते हैं। और यहां से उठने वाले चक्रवात घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत घूमते हुए चलते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि अभी हमने पढ़ा 0 डिग्री के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलती है, और हमारे भारत की लोकेशन कहां से शुरू होती है? 8 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इट मींस 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 0 डिग्री के ऊपर हम हैं, और हम जब ऊपर हैं 0 डिग्री के ऊपर, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जो है की डायरेक्शन रहेगी। अतः बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में उत्पन्न होने वाले चक्रवात तमिलनाडु, श्रीलंका और साथ ही साथ मध्य बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात आपको आंध्र प्रदेश, ओडिशा को प्रभावित करेंगे। मानसून काल के मध्य इन चक्रवातों की उत्पत्ति मध्य और उत्तरी बंगाल की खाड़ी में होती है, जिससे ओडिशा, पश्चिम बंगाल सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आंध्र, श्रीलंका, तमिलनाडु प्रभावित हो रहा है, और आंध्र प्रदेश और ओडिशा प्रभावित हो रहा है। फिर ऊपरी जो पश्चिम बंगाल की खाड़ी है, वहां पे आप ओडिशा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित होते हुए देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि पूरा का पूरा चक्रवात आपको तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बंगाल तट, ये सभी प्रभावित होते हैं, जिनको हम कोरोमंडल तट या पूर्वी घाट के तौर पे बांट सकते हैं। ओडिशा चक्रवात, बाढ़ और सूखा। दोस्तों देखिए, जहां पे चक्रवात हो रहा है इतना पानी होगा, बाढ़ आने से भी पानी है, लेकिन फिर भी वहां पानी की कमी से सूखे की बीमा मतलब जो आपदा है उससे भी जूझ रहे हैं। तीनों ही प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्य है, जिस कारण यह अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक प्राकृतिक आपदाएं झेलता है। लेकिन उसके बावजूद उड़ीसा सरकार और उड़ीसा की जनता ने इतना साहस दिखाया है कि कहीं ना कहीं उड़ीसा इस प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद एक अच्छे रास्ते पर चला, अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है, चाहे जीडीपी के स्तर पे, रोजगार के स्तर पे, सोशल वेलफेयर के स्तर पे, कल्याणकारी राज्य के स्तर पे, हर लेवल पे वो बहुत ही पराकाष्ठा वाला काम कर रहा है। तो हमें सीखना चाहिए उससे कि इतनी चुनौतियों के बाद भी वो अपने आप को तुरंत उठ खड़ा करता है। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव अधीन चट्टान तथा मिट्टी के अचानक ढलान से नीचे की ओर खसकने की क्रिया को हम भूस्खलन कहते हैं, जो सामान्यतः आप हिमालयी क्षेत्रों में देखते हैं। हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण है भूकंपों की आवृत्ति में वृद्धि के साथ साथ सड़क एवं बांध बनाने जैसे मानवीय क्रियाकलापों का बढ़ना। अब अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों में आप देखोगे पहाड़ों को काट काट के सड़कें बनाई जा रही हैं, टूरिस्ट प्लेस को डेवलप किया जा रहा है, रास्तों को निर्माण किया जा रहा है। वहीं नदियों से आने वाले पानी को रोक के बिजली बनाने के लिए, टरबाइन बनाने के लिए बाढ़ का निर्माण किया जा रहा है, और जिससे जगह जगह पे बैरियर का काम कर रहे हैं, और दबाव बढ़ने से भूस्खलन की घटनाएं वहां पर हो रही हैं। तो यहाँ सड़क, बांध निर्माण तथा खनिज के लिए बड़े पैमाने पर खनन करना भी कार्य किया जा रहा है, जिनके कारण हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हो रही है। तो ये वो कारण है जिनकी वजह से हिमालयों में भूस्खलन जो है कि आने लगे हैं अब ज्यादातर। भारत में आपदा प्रबंधन हेतु निवारक संरक्षी उपाय तैयारी, मानवों पर आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए देश के पहले आपदा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना लातूर, महाराष्ट्र में की जा रही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि आपदा प्रशिक्षण संस्थान, इट मीन्स कि डिजास्टर के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, ऐसा इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र के लातूर में जो है कि रहेगा। अब यहाँ पर आप पहला प्रश्न देख पाएंगे। क्या पहला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है कि सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सबसे अधिक दुष्प्रभावित हुआ? तो आपने अभी पढ़ा था कि कोरोमंडल तट, और आप देख सकते हो ROARO के मेंस 2014 में प्रश्न पूछा गया। अच्छा, कोरोमंडल तट पे कौन प्रभावित हुआ सबसे अधिक? तमिलनाडु हुआ था, आंध्र प्रदेश हुआ, फिर ओडिशा हुआ, और साथ में पुदुचेरी भी हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि पुदुचेरी जो है कि आपके 2 से 3 राज्यों में विभाजित है, तो कोरोमंडल तट पर भी तो उसका हिस्सा होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है हुदहुद चक्रवात। हालांकि करंट अफेयर्स का प्रश्न है, ये उस समय 2016-17 में बहुत चर्चा में था। तो हुदहुद चक्रवात से आंध्र प्रदेश का तट जो है कि सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो ये उस समय का करंट अफेयर्स है कि 2014 में हुदहुद का जो चक्रवात था वो आया था, जिसने आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के साथ साथ नेपाल को भी प्रभावित किया था। इसलिए यह प्रश्न यहाँ पर पूछा गया। अगला प्रश्न है
भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित किया गया, तो हैदराबाद में अवस्थित किया गया। और ये 2005 में जब 2004 की सुनामी आ चुकी थी, तो उसके बाद भारतीय लोगों को लगा, भारतीय प्रशासन को, कि हमारा भारत का जो क्षेत्र है वो सुनामी की रेंज में आता है। इट मींस कि यहाँ पर सुनामी की संभावना फिर बढ़ सकती है। इसलिए 2005 में सुनामी वार्निंग सेंटर को स्टैब्लिश किया गया और रोज स्टडी की जाती है कि कभी सुनामी अगर आती है तो उससे पहले ही हम उसकी तैयारी कर लें, उससे निपटने की। अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान का विभाग स्थापित है कहां पर? नई दिल्ली में। और इसकी यात्रा कैसे शुरू हुई थी? तो आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कोलकाता में था, फिर 1905 में शिमला में हुआ, फिर 1928 में पुणे में, और फाइनली 1944 में दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था। अब एक तरफ प्राकृतिक आपदाएं हैं और दूसरी तरफ प्रदेश, तो कौन से क्षेत्र में कौन सी हो सकती हैं, ये कूट आपको मिलान करना है। तो यहां पर आप देखोगे कि बाढ़ की अगर हम बात करें तो बाढ़ सामान्यतः कहां आती है? उत्तर प्रदेश और जो है कि बिहार के मैदान में। फिर भूकंप की बात करेंगे तो ये हिमालय के गिरिपदी क्षेत्र में आती है स्पेशली, हालांकि हिमालय में भी आती है, मध्य हिमालय, लघु हिमालय और गिरिपद का क्षेत्र होता है तराई वाला क्षेत्र जो शिवालिक हिमालय का होता है, इनमें भी आती है। वहीं बात करेंगे हम सूखा की, तो सूखा हमारा मध्य पूर्वी भारत में मुख्य रूप से है, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया और उड़ीसा का इंटरनल पार्ट हो गया, क्योंकि उड़ीसा आपके बाढ़, भूकंप और सुनामी इन सभी सूखा वगैरह से प्रभावित है, तो यहां पर होगा। और चक्रवात की बात करेंगे तो झारखंड और उत्तरी ओडिशा जो कि बंगाल की खाड़ी से संबंधित है, वहां पे आपको चक्रवात भी देखने को मिलता है। तो ये इसका सही उत्तर हो गया। और ये पूरी जानकारी मैंने आपको दे रखी है पैराग्राफ में जो यहाँ पे दिखा रहा है। अगला प्रश्न है, हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, तो बिल्कुल सही बात है। हिमालय हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य भी किया जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। साथ ही साथ यहाँ पर बांध का निर्माण भी किया जा रहा है, खनिजों का खनन भी किया जा रहा है और सड़क निर्माण भी किया जा रहा है, जिसकी वजह से हिमालय में भूस्खलन की स्थिति बनी है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। जैसे कि आप देखोगे कि इसका प्रमुख कारण क्या है? भूकंपों की आवृत्ति में वृद्धि और इसके साथ साथ सड़क, बांध निर्माण करना, ये सब मानवीय क्रियाकलाप है। तो सड़क हो गया, बांध का निर्माण करना, खनिजों के लिए बड़े पैमाने पर खनन कार्य करना, ये सभी भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है, प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण, इट मीन्स कि अधिक गर्म होने से यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। बंगाल की खाड़ी के पानी में रसायन चक्रवातों के बनने में सहायक होते हैं, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं हमने पढ़ा, तो अभी तक तो ए ऑप्शन सही है। फिर आगे देखते हैं, अंडमान निकोबार की लंबी द्वीप श्रृंखला चक्रवातों के आरंभ होने के कारण बनती है, यह भी नहीं। शंक्वाकार होने के कारण बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात उत्तर की ओर चलते हैं, यह भी कोई कारण नहीं है। तो केवल पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही था। क्या कह रहा था कि बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण बने लो प्रेशर के कारण अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं। यहां से उठने वाले चक्रवात घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत घूमते हुए आगे बढ़ते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अतः बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में उत्पन्न होने वाले चक्रवात तमिलनाडु और श्रीलंका को तथा मध्य बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवात आंध्र प्रदेश और ओडिशा को प्रभावित करते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे कि फाइनली आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल का तट, ये सभी प्रभावित होते हैं चक्रवातों से। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे, पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है। बिल्कुल, पूर्वी तट अधिक प्रभावित है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में सबसे अधिक चक्रवात आते हैं। हालांकि पश्चिमी घाट यानी अरब सागर में भी चक्रवात आते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम होती है। भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों की मेखला में पड़ता है, यह बात भी सही है। दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे को कथन सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। बिल्कुल है, और हमने इसको पढ़ा भी था कि 3rd जोन में था या फिर 4th जोन में था, तो अभी कंफर्म हो जाएगा। कोयना बांध एक पुराने भ्रंश स्थल पर अवस्थित है और जो कोयना जलाशय में जलस्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। तो ये दोनों ही बातें यहाँ पर सही है, तो इसलिए हम इसकी व्याख्या को देखते हैं अगर, तो यहाँ पे जो उत्तर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? तो आप देखोगे कि ओडिशा में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जहां पर चक्रवात भी एक आपदा है,
बाढ़ भी आपदा है, सूखा भी आपदा है, ये तीनों ही मुख्य रूप से आपदा है। लेकिन थोड़ा बहुत मैं कहूंगा कि भूकंप का भी यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ पे की जा रही है? तो लातूर महाराष्ट्र में की जा रही है, जो कि हमने पैराग्राफ में सबसे नीचे पढ़ा था। फिर अगला प्रश्न, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय क्षेत्र में नहीं आता है? इट मीन्स कि यहाँ पे तो हिमालयी क्षेत्र आते हैं, तो कर्नाटक का पठार नहीं आता, जबकि हिमाचल प्रदेश, कच्छ करण, उत्तराखंड ये तीनों आते हैं। अंडमान निकोबार का हिस्सा भी आता है, जम्मू कश्मीर भी आता है, नॉर्थ ईस्ट का पार्ट भी आता है, लेकिन कर्नाटक का पठार इसमें नहीं आता है। अगर आपने यहाँ पे देखा होगा कि 4 सिस्मिक जोन में बांटा गया है और चारों के बारे में हमने डिटेल से बात की थी, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा पैराग्राफ दे रहा है। तो जैसे देख सकते हो रिवीजन के तौर पे कि जोन 5 जो कि सबसे अधिक जो है कि क्या होता है, जोखिम का क्षेत्र होता है, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार के कुछ हिस्से और कच्छ का रण, अंडमान निकोबार और नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र, ये सभी इसमें आते हैं। जबकि जोन 4 में अगर आप देखोगे तो गुजरात का हिस्सा आता है, कुछ हिमालय के कुछ हिस्से जैसे सिक्किम वगैरह, कोयना क्षेत्र महाराष्ट्र का, राजधानी दिल्ली और भारतीय गंगा मैदान, ये सभी आते हैं। जबकि थर्ड वाले जोन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लक्षद्वीप, पश्चिमी घाट, प्रायद्वीपीय भारत का भ्रंशिक क्षेत्र, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित गंगा मैदान, इन सभी क्षेत्रों में आते हैं। जोन सेकंड में अगर आप देखोगे तो कर्नाटक का पठार जो कि प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ही है, तो ये सभी सबसे कम भूकंप प्रभावित मेखला में सम्मिलित है और यही प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारत को निम्नलिखित कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? तो 4 में विभाजित किया गया। कितने में? 4 में। फिर यहां पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सही सुमेलित नहीं है? तो आप भुज की बात कर लो, क्या ये भूकंप मंडल 4 में आता है? हैदराबाद की कर लो, क्या ये फर्स्ट में आता है? तो यही पूछा जा रहा है ना। फिर आगे आप देखोगे श्रीनगर की बात कर लो, तो क्या ये 5 में आता है? फिर चेन्नई की बात कर लो, तो क्या सेकंड में आता है? तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ डिफरेंस है कि भुज आपका 5 में आता है, हैदराबाद सेकंड में है, श्रीनगर भी 5 में और चेन्नई थर्ड में है। तो ये आपका सही क्रम हो जाएगा। फिर है, पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ रही है। बिल्कुल कह सकते हो कि उत्तर भारतीय मैदानों में गंगा का बाढ़ मैदान, चाहे वो आपके कोसी नदी का देख लीजिए, ब्रह्मपुत्रा नदी का देखिए, तो लगातार बाढ़ की फ्रीक्वेंसी तो बढ़ रही है भाई। गाद के निक्षेपण के कारण नदी घाटियों की गहराई में कमी भी हो गई है। बिल्कुल सही बात है, जो गाद लेके आती है, जो मलबा लेकर आती है नदियां, उसके निक्षेपण करने से जो गहराई थी जहां पे पानी समाहित हो सकता था, वो गहराई बढ़ती जा रही है। तो जो अतिरिक्त पानी है वो शहरों में प्रवेश कर जाता है, तटीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है, जिसकी वजह से बाढ़ आती है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि दोनों ही बातें सही हैं, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। अब यहां पर देखेंगे भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन है दोस्तों? तो बिहार है। इस ऑप्शन में तो बिहार है। और बिहार में कौन सी नदी सबसे अधिक मानी जाती है? बिहार का शोक कोसी नदी मानी जाती है। फिर अगला प्रश्न है 17, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? तो पूर्वी क्षेत्र को हम कहते हैं, जिसमें आप देखोगे गाजीपुर, बलिया और गोरखपुर, बनारस, ये सभी जो पूर्वी क्षेत्र हैं ये स्पेशली इसमें आते हैं। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देखेंगे 2018 का प्रीलिम्स है कि प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं। आप कह सकते हो क्योंकि विकासशील देशों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो इतना अच्छे लेवल का नहीं होता है कि दोबारा उसे रीस्टैब्लिश किया जा सके। भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी। आप कह सकते हो कि जो 1984 में 3 दिसंबर 1984 में MIC मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का जो रिसाव किया गया था, मतलब मानव मेड ही थी, एक तरीके से मिस्टेक थी ह्यूमन की। भारत आपदा युक्त देश है। मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं। चारों ही बातें यहाँ पर सही है, लेकिन स्टेटमेंट में केवल 3 दी जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों इंग्लिश के वर्जन में इसको लिखा गया था, इसको इंडिया फ्री, ठीक है, डिजास्टर फ्री कंट्री है, तो ऐसा तो है नहीं। और हिंदी में क्या है? युक्त लिखा हुआ है, यानी कि डिजास्टर सहित। तो इसी डिस्प्यूट की वजह से क्वेश्चन को बाहर कर दिया गया, जबकि चारों ही बातें सही हैं। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए कि इंडिया इज अ डिजास्टर फ्री यानी आपदा मुक्त कंट्री, जो कि असत्य है। और अंग्रेजी संस्करण के हिसाब से देखोगे तो 1, 2, 4 सही है, जबकि कथन 3 असत्य अंग्रेजी संस्करण के हिसाब से। जबकि हिंदी की बात करोगे तो कहा जा रहा है कि भारत आपदा युक्त देश है, जो कि सत्य प्रतीत है। चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे।
तो इसलिए ये प्रश्न बाहर कर दिया गया था। फिर यहां पर आप देखोगे प्राकृतिक आपदा और प्रभावित क्षेत्र है, ये रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। तो आप देखोगे कि बाढ़ का जो हिस्सा है वो उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में आता है, भूकंप आपका हिमालय जोन में आता है, सूखा आपका पश्चिम व मध्य भारत के क्षेत्र में देखने को मिल सकता है, और सुनामी आपका भारत का दक्षिणी तटीय क्षेत्र यानी तमिलनाडु वगैरह का क्षेत्र, कर्नाटक का क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, तो यहां पर आपको सुनामी देखने को मिल सकती है। ये मिलान हो गया। फिर अगला प्रश्न है समुद्री तूफान, जो कि समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते जो था, ये अरब सागर में आया था और ROARO 2021 के प्रीलिम्स में यह प्रश्न पूछ लिया गया था। हालांकि गुजरात के तट से ये सबसे पहले टकराया था और इसलिए यह प्रश्न चर्चा में था उस समय। अगला प्रश्न है यहाँ पे मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या कारण है? तो स्थानीय तापांतर, भाई बंगाल की खाड़ी का तापमान जो होता है अधिक हीट हो जाती है और हीट हो जाने से वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो ये किसका तापांतर है? फिर अगला UPPCS GIC जो 2017 का प्रश्न था, हाल के समाचार में चर्चित ओखी क्या था? तो दोस्तों चक्रवाती तूफान जो कि नवंबर 2017 में भारत के तट से टकराया था, तो उसका नाम ओखी रखा गया था। अब यहां पर हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है जिसमें हम लोग मिट्टियों के चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। और मिट्टियों में आप पहले पढ़ेंगे काली मिट्टी, फिर आप पढ़ोगे दोमट मिट्टी, फिर बलुई मिट्टी पढ़ोगे, फिर जलोढ़ मिट्टी पढ़ोगे। जलोढ़ मिट्टी को ही हम लोग कछारी मृदा भी कह देते हैं, ठीक है। ये सभी प्रकार की मृदाएं हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसकी क्लास को अब हम लोग कल की क्लास में कवर करेंगे। अब ये रेगुलर क्लासेस रहेंगी, मैं प्रॉमिस करता हूं। अब आपकी सारी छुट्टियां खत्म, अब केवल और केवल तैयारी होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। इसकी PDF के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में WhatsApp नंबर दिया गया है, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।